अगर किसी लड़की को पीसीओएस है तो क्या उसे शादी नहीं करनी चाहिए? फॉर श्योर है कि आगे जाके उसे मां बनने में दिक्कत आएगी। जिसको पीसीओएस है उसको आगे जाके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या फिर कंसीव करने में दिक्कत हो जाए। कोई विमेन है उसको 3 से 4 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं तो उससे क्या होगा, अंदर ब्लड तो इकट्ठा हो रहा है, वो एग रिलीज नहीं कर पाती है, ओव्यूलेशन नहीं होती, तो उसकी वजह से वो एंडोमेट्रियल जो थिकनिंग होती है, एंडोमेट्रियम क्या है, एक जो हमारा यूट्रस है उसकी इनर लाइनिंग है, तो उस पे वो इकट्ठा होता जाएगा लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो अगर कोई विमेन जिसे पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है और वो कंसीव कर लेती है तो उसे क्या रिस्क होंगे ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी? रिस्क रहता है। रिस्क क्यों रहता है कि जो उसकी इंटरनल लाइनिंग रहती है वो बहुत ज्यादा वीक रहती है, तो उसमें अर्ली मिसकैरेज के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो क्या वेट बढ़ना इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस? अगर ये बड़ी हो जाती है, डॉक्टर तो आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी बच्चेदानी ही निकलवाओ, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा भी है महिलाओं को जिन्हें पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनके सेक्सुअल डिजायर्स कम होते हैं? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। वेजाइनल एरिया में भी उनको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है या बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो उससे नॉर्मल भी बाहर कोई महिला अगर ज्यादा जाती है, धूप में उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मल भी उसे एक्ने हो जाता है। पित्त की वजह से भी एक्ने हो जाता है, तो ये नहीं है कि अगर एक्ने हो रहा है तो उसको पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तो ऐसी कौन सी मेडिकेशन है अगर कोई पीसीओएस की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो वो 100% रिकवर कर सके? लाइक हर 10 में से 7 महिलाएं आज पीसीओएस की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। नॉर्मली सोशल मीडिया पे हम कुछ और देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे पीसीओएस के बारे में कुछ और देखते हैं एंड कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस। तो आज हमारे साथ डॉक्टर आकांक्षा जो हमें खास तौर पर पीसीओएस के बारे में बताएंगी। तो डॉक्टर साहब, आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि पीसीओएस एक्चुअली है क्या? जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आजकल जो 10 में से 7 वेमेन है वो पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या से जूझ रही हैं। लेकिन ये एक्चुअल डिफरेंस किसी को भी नहीं पता है कि पीसीओडी और पीसीओएस है क्या। बेसिकली क्या होता है, जो पीसीओडी की एक क्रिटिकल स्टेज हम मानते हैं, हर एक डिजीज की एक क्रिटिकल स्टेज आ जाती है अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं। तो पीसीओडी को जब हम ट्रीट नहीं करेंगे तो वो उसकी एक क्रिटिकल स्टेज आ जाती है जिसको हम पीसीओएस बोलते हैं। पीसीओडी क्या है? पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है जिसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पीसीओएस क्या है, वो एक सिंड्रोम बन जाता है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं जो एक महिला की वेल बीइंग को खराब कर देते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लाइक वो कंसीव नहीं कर पाती या उसको इनफर्टिलिटी के इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो अब मैं इसमें आपको एक डिफरेंस बताऊंगी कि ये होता कैसे है। जो पीसीओडी है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब कि जो उसके शरीर के अंदर पाचन क्रिया हो रही है या कोई भी ऑक्सीडेटिव क्रिया हो रही है वो ढंग से नहीं हो पाती, या फिर हम कह देते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, थोड़े बहुत हार्मोनल इश्यूज आ जाते हैं, तो उसको हम पीसीओडी की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जब पीसीओएस हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वो मेटाबॉलिक प्लस एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, एक क्रिटिकल मेटाबॉलिक और एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। मतलब वहां पे मेटाबॉलिज्म भी ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है और दूसरा क्या है, वहां पे श्योर है कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स तो होंगे ही। हार्मोन्स जो हैं वो हम किससे रिलेट करते हैं, अपने एंडोक्राइन सिस्टम से। हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो क्या करता है, एक ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, तो उसमें उसका भी डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं। लाइक इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जो पीरियड्स हैं उसकी इरेगुलरिटी हो जाती है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है जो बहुत दिन तक रुकती ही नहीं है या 3-4 महीने तक पीरियड्स आते ही नहीं है। लेकिन पीसीओडी में इतना क्रिटिकल स्टेज नहीं होता है, उसमें माइल्ड से सिम्टम आएंगे, या तो पीरियड्स थोड़े से जल्दी आ जाएंगे या थोड़े से डिले हो जाएंगे। लेकिन पीसीओएस में क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट में पीरियड्स आते ही नहीं है। और सेकंड इसमें क्या है कि जो मेल हार्मोन है वो फीमेल के अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं जिसको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। जो एंड्रोजन्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से उसको एक्ने की प्रॉब्लम होगी या फिर फेशियल हेयर्स होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली है कि अगर फीमेल में ऐसा होगा तो उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। अगर किसी महिला को ओवरियन सिस्ट है यानी पानी से बनी गांठें, तो क्या इसका मतलब उसे पीसीओएस हो सकता है?
जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको पानी की गांठें हो रही हैं उसको पीसीओएस है। यूजुअली क्या होता है कि जो पानी की गांठें हैं वो हम एक नॉर्मल विमेन में भी देख सकते हैं। अगर हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो उसको अगर 1-2 पानी की गांठें आ रही है, ओवेरियन सिस्ट है, तो इट इज वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसको 3 से 4 बड़ी पानी की गांठें हो रही हैं, साथ में उसको हार्मोनल इश्यूज भी हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं, मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स बिल्कुल इरेगुलर हो गए हैं, तो उस केस में हमें ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना डायग्नोसिस करवाना चाहिए, जो डॉक्टर कहते हैं कि टेस्ट वगैरह करवाओ वो करवाना चाहिए। तो उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसको पीसीओएस है या नहीं है। लेकिन ये चीज कहना कि सिंपल अगर पानी की गांठ है उसको पीसीओएस हो गई, एंड पानी की गांठ तो है, उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको कभी भी पीसीओएस नहीं कहेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो आपने पीसीओएस के लक्षण बताए ये नॉर्मल भी हो सकते हैं। आजकल समर्स का सीजन चल रहा है, नॉर्मल भी यूवी रेज का प्रॉब्लम हम सबको पता है, तो उससे नॉर्मल भी बाहर कोई महिला अगर ज्यादा जाती है धूप में, उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मल भी उसे एक्ने हो जाता है। तो स्पेसिफिकली कैसे हम जानेंगे कि एक्चुअली द विमेन इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पीसीओएस? जैसे मैंने पहले भी बताया, पहले आपने पानी की गांठों की बात की थी, तो वो भी मैंने बताया कि नॉर्मली हो सकती है। ओव्यूलेशन डेज में भी पानी की गांठें बन जाती हैं, जो अकॉर्डिंग टू टाइम या कुछ महीने बाद खुद ही ठीक हो जाती हैं। तो सेम विद दिस, अगर जैसे आप बोल रहे हो कि एक्ने की प्रॉब्लम है, तो एक्ने इज नॉट डिफाइनेबल फॉर जस्ट पीसीओएस ओनली। हम ये नहीं कह सकते अगर किसी को, क्योंकि अगर कोई 14-15 साल की लड़की है, उसको एक्ने हो रहा है, तो वो उसका ऐसा फेस चल रहा है कि उसके जो हार्मोन्स हैं वो निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्ने हो रहा है। इट डजंट मीन कि उसको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, आपने कहा कि समर्स चल रहा है, अब समर्स में क्या होता है कि बॉडी में पित्त बढ़ना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, तो पित्त की वजह से भी एक्ने हो जाता है। तो ये नहीं है कि अगर एक्ने हो रहा है तो उसको पीसीओएस की प्रॉब्लम है। लेकिन पीसीओएस को मैंने पहले भी बताया, एक क्राइटेरिया है, एक हमारे रिसर्च में है, उसको हम बोलते हैं रोटरडैम क्राइटेरिया। रोटरडैम क्राइटेरिया में 3-4 सिम्टम्स आते हैं। उसमें रिसर्चर्स ने यही बोला है कि अगर 2 से 3 सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, तो ऑब्वियसली उसको पीसीओएस है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया, उसको एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर एंड्रोजन्स, मेल हार्मोन्स वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, या फिर कोई सिस्ट, जो जब हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे या फिर कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे, उसमें जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे या फिर अल्ट्रासाउंड में सिस्ट दिखेगा, तो ऑब्वियसली उसको पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि नॉर्मली जैसे सिस्ट, पानी की गांठें नॉर्मल भी वुमेन्स को हो सकती हैं, बट उस केस में अगर कोई ऐसा क्लिनिकल टेस्ट है कि 1 या 2 सिम्टम्स भी किसी महिला को आ रहे हैं, वो एज अ प्रिकॉशन जानना चाहती है कि उसे पीसीओडी या पीसीओएस नहीं है, तो कोई ऐसा टेस्ट आप बता सके कि जिससे शी कैन मेक अ श्योर बिफोर कि उससे पहले की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए? नॉर्मली हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आ जाती है, लेकिन श्योर होने के लिए हम क्या करवाते हैं, अपना एक हार्मोनल एसे करवाते हैं। हार्मोनल एसे में डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं। अगर हम मेल हार्मोन्स की बात करते हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन आता है। अगर फीमेल हार्मोन्स, लाइक उसमें लिटोनाइजिंग हार्मोन आएगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे क्या है, फीमेल हार्मोन्स है। तो उसमें हमें पता चल जाएगा अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, साथ में सिस्ट भी है, और अगर ये बहुत टाइम से क्रॉनिक प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियसली वो पीसीओएस ही माना जाएगा। तो कितना टाइम वेट करना चाहिए? मतलब इफ वी हैव द सिम्टम्स, तो ऐसा कुछ टेन्योर है, 1 महीना, 2 महीना, कितना टाइम उस चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए बिफोर रीचिंग एनी कंक्लूजन? जी नहीं, मैं तो आपको यही बोलूंगी कि वेट मत करो। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उसी टाइम डॉक्टर के पास जाओ, उनसे सलाह लो, अपने टेस्ट करवाओ। क्योंकि अगर हम इस चीज को इग्नोर करेंगे, ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस में होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर थोड़े से सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर, खासकर फीमेल्स में होती है कि घर की जड़ी बूटियां या किचन ट्रीटमेंट्स शुरू हो जाते हैं, और यही प्रॉब्लम है हम इंडियंस की। क्योंकि हम क्या करते हैं कि पहले देखते नहीं है, उसको लाइट ले लेते हैं, और वो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, वेट मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है आजकल, नॉर्मली हम चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया है वेट बढ़ना। बहुत सी सबकी सिटिंग जॉब्स होती है, फीमेल्स आजकल वर्किंग है, तो एक वेट बढ़ना वैसे ही बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है।
तो क्या वेट बढ़ना इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस? जी हाँ, जब वेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली वो पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आजकल क्या है, ऑब्वियसली हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा सीडेंटरी हो गया है, खान पान वैसा हो गया है, हम जंक फूड खाते हैं। पहले क्या होता था कि लोग काम बहुत करते थे, अगर वो कुछ ऐसा वैसा खाते भी थे तो वो ऑब्वियसली पच जाता था, लेकिन आजकल मेटाबॉलिज्म की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जो हम खाते हैं वो पचता है नहीं, ऊपर से बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर उसको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो पीसीओडी या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम हो ही जाती है। और नॉर्मली आपने सिस्ट की बात करी, नॉर्मली कभी सिस्ट जो है विमेन्स को हमने देखा है ओवरीज में होता है और कभी नॉर्मली देखा है यूट्रस में भी होता है। जी हाँ। तो इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में ये फर्क है कि जो पानी की गांठ आपने पहले बात करी थी, ओवेरियन सिस्ट, वो सिर्फ ओवरी में होगी। जो यूट्रस है उसमें कभी भी पानी की गांठ नहीं होती है। जो यूट्रस में गांठ बनती है वो हमेशा ही मांस की बनती है, यानी मसल की बनती है, मांसपेशियों की बनती है, जिसको हम फिब्रॉइड बोलते हैं, या हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कि रसौली हो गई उसको, तो रसौली हम सिस्ट को भी बोलेंगे वो, लेकिन वो पानी की गांठ है, पानी की रसौली है। लेकिन जो यूट्रस में गांठ बनती है वो मांसपेशियों की गांठ होती है, तो उसको हम फिब्रॉइड बोलते हैं। उसके अलग सिम्टम्स हैं और जो पीसीओडी है उसके अलग सिम्टम्स हो जाते हैं। यूट्रस में अगर कोई गांठ है तो वो कभी भी पानी की गांठ नहीं होगी, ये वो फॉर श्योर है, अगर कोई अपना सेल्फ भी अपने आप को इवेल्युएट कर रही है लेडी घर जी पे। सर। तो इसका क्या कारण है बेसिकली? इसका कारण सर देखो, वो लाइफस्टाइल से जुड़ा हो सकता है, और वो पीसीओडी और पीसीओएस से भी हम रिलेट कर सकते हैं। लाइक कोई विमेन है, उसको 3 से 4 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं, तो उससे क्या होगा, अंदर ब्लड तो इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें क्या होता है कि वो एग रिलीज नहीं कर पाती है, ओव्यूलेशन नहीं होती, तो उसकी वजह से वो एंडोमेट्रियल जो थिकनिंग होती है, एंडोमेट्रियम क्या है, एक जो हमारा यूट्रस है उसकी इनर लाइनिंग है, तो उस पे वो इकट्ठा होता जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है। बेसिकली हम कहते हैं कि जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के वो रिलीज हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं। तो वो क्या है कि एक गोला बनना अंदर शुरू हो जाता है, तो उसको हम एक मांसपेशी की गांठ या फिर उसको फिब्रॉइड बोल सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा फील कर रहा है कि किसी भी लेडी के यूट्रस में ऐसी मांसपेशियों की कोई गांठ बन रही है, तो इसके लिए क्या कोई घरेलू उपचार की बिफोर गोइंग टू, क्योंकि एकदम लोग डर जाते हैं, गांठ का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ऑफ कोर्स आता है कहीं कहीं ये कैंसर तो नहीं है, कहीं ये रसोली तो नहीं है। तो उस चीज के लिए बचने के लिए, परहेज करने के लिए क्या कोई घरेलू उपचार कोई लेडी अपने घर पे ही कर सकती है? सर देखो, जो हमारा यूट्राइन फिब्रॉइड होता है, कईयों में छोटी होती है, कईयों में बड़ी होती है, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और घरेलू उपचार मैं ऐसे नहीं बता सकती आपको, क्योंकि ये घरेलू उपचार करने वाली चीज ही नहीं है, क्योंकि अगर ये बड़ी हो जाती है, डॉक्टर तो आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी बच्चेदानी ही निकलवा दो। तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसी टाइम अगर आपको पता चलता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर किसी लड़की को पीसीओएस है तो क्या उसे शादी नहीं करनी चाहिए? फॉर श्योर है कि आगे जाके उसे मां बनने में दिक्कत आएगी? जी नहीं, ये बिल्कुल एक गलत कंसेप्ट है कि अगर पीसीओएस है तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि जिसको पीसीओएस है उसको आगे जाके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या फिर कंसीव करने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है कि जिसको पीसीओएस है उसको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीसीओएस एक मैनेजेबल कंडीशन है। उसको हम लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना खान पान चेंज करके, थोड़े अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा, वो मैनेजेबल कंडीशन है, और जब वो मैनेज हो जाएगी तब आप जब कंसीव करोगे तो इजीली कंसीव हो भी जाता है। और ऐसी भी लेडीज होती हैं जिनको पीसीओएस है और वो इजीली कंसीव कर लेती हैं। वो बॉडी टू बॉडी एक डिफरेंस आ जाता है कि वो कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो अगर किसी लड़की को पीसीओएस है और वो कंसीव नहीं कर पा रही तो एक्चुअली उसे क्या करना चाहिए? जब पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैंने आपको पहले भी सिम्टम्स बताए थे कि उसको एक्ने, फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और मेन इसमें यही होता है कि सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और एंड्रोजन जो मेल हार्मोन्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? लाइफस्टाइल को ठीक करना है, अपना डाइट को ठीक करना है, फिजिकल वर्कआउट बहुत नेसेसरी है ऐसे लोगों के लिए, तो वो करो। और साथ में थोड़ी सी ट्रीटमेंट के लिए आप थोड़ी सी ट्रीटमेंट लो, डॉक्टर के पास जाओ, जो ट्रीटमेंट चलेगी उससे क्या होगा, आपका जब पीसीओएस मैनेज हो जाएगा उसके बाद आपको इजीली कंसीव हो जाता है। कोई ऐसी एज ब्रैकेट जिस एज में महिलाओं को ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं पीसीओएस की? जैसे हम आम सुनते हैं कि पहले के टाइम में लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी, बट आजकल 30-35 इज द एवरेज एज ऑफ गेटिंग मैरिड टू गर्ल्स। तो नॉर्मली लोग ये भी कहते हैं कि कम ज्यादा एज में शादी हो रही है तो इसलिए शायद कंसीव नहीं कर पा रही या पीसीओएस की प्रॉब्लम आ रही है।
जी सर, पहले क्या होता था, जैसे हम पहले अर्ली एज में शादी कर देते थे तो उस टाइम जो हमारी बॉडी होती थी वो भी फिट एंड फाइन होती थी। अभी क्या है, अगर आप एवरेज देखें कि 20 to 25 की एज में जो लड़कियां हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं। और आज के माहौल के हिसाब से क्या है कि सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल डेस्क जॉब होती है, तो वो कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रही हैं। कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, तो वो जो पूरा बॉडी का सर्कल है, बॉडी का बैलेंस है, जो हमारे दोष होते हैं वात पित्ता कफा, वो सारे खराब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आजकल ये ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपने नाइट शिफ्ट की बात करी, ये सच है कि आजकल हमारी जॉब शेड्यूल्स या हमारी वर्क रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई है कि नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है, तो उसमें क्या ऐसी प्रिकॉशंस है जो स्पेशली विमेंस ले सकती है कि वो पीसीओएस या पीसीओडी का शिकार ना बने? इसमें यही है कि जो अपना लाइफस्टाइल है वो बेटर करें, जो अपना खान पान है, बेसिकली देखो लाइफस्टाइल तो कैसे ही बेटर होगा जो रात को जाग रहा है ना, और दिन में। इसमें यही है कि आप अपनी डाइट को ठीक रखें, जंक वगैरह हम ना खाएं, वो चीज है। फिजिकल वर्कआउट, जैसे आप रात को ऑब्वियसली काम करके आ रहे हो तो दिन में एक आधा घंटा अपने आप को दें। रात को भी अगर आपका ज्यादा डेस्क जॉब है तो 1 घंटे में ये है 5-10 मिनट वॉक करो, चलते चलते काम कर लो, तो यही हम कर सकते हैं। उससे ज्यादा तो देखो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर कोई विमेन जिसे पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है और वो कंसीव कर लेती है तो उसे क्या रिस्क होंगे ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी? जी हाँ, ये क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पीसीओएस, पहले तो उसको कंसीविंग में डिफिकल्टी होगी। दूसरा क्या है कि रिस्क रहता है। रिस्क क्यों रहता है कि जो उसकी इंटरनल लाइनिंग रहती है वो बहुत ज्यादा वीक रहती है, तो उसमें अर्ली मिसकैरेज के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक तो वो प्रॉब्लम रहती है। दूसरा क्या है कि जो बच्चा है, अंदर बच्चा पल रहा है, उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती कभी कभी, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें यही है कि आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। लाइक आपको अच्छा खाना है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल भी जंक नहीं खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेने, तो उससे क्या है बेबी की ग्रोथ भी अच्छे से होगी, जो इंटरनल लाइनिंग है वो भी स्ट्रांग बनेगी। तो अगर वैसे हमने आम महिलाओं में देखा है प्रॉब्लम जो है उनके इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो अगर किसी भी महिला के इर्रेगुलर पीरियड्स है तो क्या उसे पीसीओएस है? राइट, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल तो देखो सर, नॉर्मली अगर 10 में से 7 की हमने बात करी कि उसको पीसीओडी और पीसीओएस है, लेकिन नॉर्मली ना मेरे पास पेशेंट आते हैं कि मैम मेरे को इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम है, तो उसकी ना हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है प्रॉपर कि आपको कब से है, क्या क्या आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। अब इरेगुलर का ये भी होता है कि किसी को महीने में 2 ही दिन आ रहे हैं, क्योंकि एक हम साइकिल मानते हैं कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 4 to 5 डेज चलनी चाहिए, लेकिन कोई हमारे पास आता है कि मेरे को सिर्फ 2 ही दिन पीरियड्स आते हैं, या फिर कोई बोल रहा है कि मेरी साइकिल ऑटोमेटिकली वो 35 डेज या 40 डेज की बन गई है, मुझे इतने दिन के बाद ही पीरियड्स आते हैं, तो उसको भी हम इरेगुलर पीरियड में ही गिनते हैं। लेकिन वही चीज पहले की आ जाती है कि अगर उसमें हमें हार्मोन इम्बैलेंस भी मिल रहा है, उसको जो एंड्रोजेंस मैंने बताए थे, मेल हार्मोन्स उसमें इंक्रीज हो गए, एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, फेशियल हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे कि उसको पीसीओएस है। लेकिन अगर किसी को नॉर्मली इरेगुलर पीरियड है, उसको हम उसमें कैटेगराइज नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। अगर किसी को हम देखें कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं, किसी में खून कम है, किसी अगर हमारे पास लेडीज आती है, नॉर्मली हम लेडीज में बात करते हैं कि जो उसका ब्लड है वो 12 to 13 ग्राम्स तो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को वही 8-9 ग्राम है तो उसकी वजह से भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। क्या ऐसा भी है महिलाओं को जिन्हें पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनके सेक्सुअल डिजायर्स कम होते हैं या उन्हें फिजिकल डिस्कम्फर्ट ज्यादा रहता है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है कि जो पीसीओएस से सफर कर रही है ना लेडीज, उसमें ऐसा होता ही है, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स है वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सेक्सुअल डिजायर है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। दूसरा क्या होता है कि जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हमारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो वेजाइनल पीएच है उसमें भी इम्बैलेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वेजाइनल एरिया में भी उनको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है या बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से फिजिकल डिस्कम्फर्ट होगा। दूसरा क्या है कि उसमें मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर कोई भी लेडीज है वो सोचेगी कि मैं सुंदर ही दिखूं, तो जब उसको फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाएगा या एक्ने हो जाएगा तो उसकी वजह से वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट जो है वो फील करेगी। तीसरा क्या है कि जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, जिसको हम डिस्पेरूनिया बोलते हैं, पेनफुल सेक्स, तो उसकी वजह से भी वो बहुत ज्यादा ऐसे सेक्सुअल डिजायर उनकी जो है वो खत्म हो जाती है। तो क्या हमारे आयुर्वेदा में भी हार्मोनल डिसबैलेंस या डिसफंक्शन का कहीं जिक्र है, या ये एक मॉडर्न लाइफस्टाइल या मॉडर्न मेडिकेशंस की लाई टर्म है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले
किसी को भी पता नहीं होता था कि मेरे को पीसीओडी है, पीसीओएस है। ऑब्वियसली एक मॉडर्न लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही बन चुका है। और हाँ, आयुर्वेदा में भी कहीं हमारे ग्रंथों में ये मेंशन नहीं है कि उसको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, लेकिन आयुर्वेदा ग्रंथों में लाइक हमारे सिम्टम्स आते हैं ना कि उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं नष्ट आर्तव के साथ। नष्ट आर्तव मीन्स जो चीज नष्ट हो गई, खत्म हो गई, और आर्तव पीरियड्स, तो नष्ट आर्तव। ऐसे ऐसे कई हमारे पास डेफिनेशंस हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो उसके साथ कोरिलेट करते हैं। तो पीसीओएस अगर किसी महिला को हो जाए तो क्या पूरी तरह से ठीक हो सकता है, या लाइफ टाइम उसको पीसीओएस की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी अगर एक बार होगी तो? ये जो है वो सामने वाले पर्सन की डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। अगर तो वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख रहा है, अपनी डाइट अच्छी रख रहा है, तो ये जो कंडीशन है वो मैनेजेबल है। जो पीसीओडी है हम उसको कह भी सकते हैं कि वो क्योरेबल है, क्योंकि वो कुछ टाइम से हुई है, उसमें ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं, छोटी छोटी सिस्ट होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपकी जो पूरी बॉडी है उसका डिसबैलेंस हो जाता है, बिकॉज इसमें हार्मोन्स आ जाते हैं। तो जब ऑब्वियसली हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे तो उसकी वजह से ये थोड़ी कंडीशन क्योर करना डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन ये इजीली मैनेजेबल है जब आप लाइफस्टाइल सही रखोगे, अपना डाइट सही रखोगे। और हमारे आयुर्वेदा में तो ऐसी हर्ब्स भी आती हैं जो इसको क्योर करने में हेल्प करती हैं। तो ऐसी कौन सी मेडिकेशंस है जिससे ये मतलब 100% जो है, अगर कोई पीसीओएस की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो वो 100% रिकवर कर सके? लाइक अश्वगंधा हम इसमें ले सकते हैं, या फिर हम शतावरी इसमें ले सकते हैं, लोद्र इसमें बहुत अच्छा काम करता है, अशोका इसमें बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हम अश्वगंधा की अगर बात करते हैं तो ऐसी जो महिला रहती है या फिर विमेन रहती है उसमें ना स्ट्रेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करता है, हमारा कॉर्टिजोल एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस को मैनेज करता है, तो उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। शतावरी जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है। जो अशोका है वो हमारे पीरियड्स को रेगुलराइज करता है। जब हम बात करते हैं कि सिस्ट हो गई, गांठ हो गई, तो गांठ के लिए हम कचनार का यूज करते हैं, तो कचनार तो बहुत अच्छा एक माना गया है कि कहीं सूजन हो रही है या फिर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसमें वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये तो हुई आपने बताया जड़ी बूटियों की बात, बट हर महिला को ऐसा कौन सा अपना लाइफस्टाइल चेंज या फूड ईटिंग हैबिट्स को ऐसा चेंज करना चाहिए कि जिससे पीसीओएस की प्रॉब्लम उनकी कम हो जाए या खत्म हो जाए? मैं एक नॉर्मल सा रूटीन बताती हूँ आपको। जैसे अगर कोई सुबह उठता है तो वही गर्म पानी पियो अपना, ठीक है, थोड़ा 15-20 मिनट वॉक करो, फ्रेश करो अपने माइंड को, क्योंकि ऐसे लोगों में ना स्ट्रेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, जो अपना लाइफस्टाइल है उसको बहुत ही स्मूथ रखना चाहिए। अगर आपकी डेस्क जॉब भी है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था ना, डेस्क जॉब भी है, तो स्क्रीनिंग अपनी एक तो कम करो। अगर आप 1 घंटा बैठ रहे हो तो उसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट ब्रेक लो, ठीक है। उसके बाद अपना खान पान अच्छा रखो। अगर हम एक रेशियो की बात कर लेते हैं तो हरी सब्जियां खाओ, 50% हरी सब्जियां खाओ, 25% प्रोटीन लो, और कार्ब्स को तो बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म भी क्या है वो कम हो जाता है, मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। और सेकेंडली क्या है, इसमें हमें डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि अजवाइन वाटर, जीरा वाटर, ऐसा लेना चाहिए। वो क्या करता है, हमारे डाइजेशन को स्मूथ कर देता है। और डेली 1 घंटा या आधा घंटा हमें फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, ब्रिस्क एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिससे हमारे जो हार्मोन है वो बैलेंस में रहे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि हम अक्सर सुनते हैं कि कोविड-19 के बाद ये पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई है? क्या इसका कोई कनेक्शन कोविड वैक्सीनेशन से है जो लोगों ने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर लगवाई थी? ऐसा देखा गया है कि वैक्सीनेशन की वजह से कुछ लेडीज में चेंजेस आए हैं, लेकिन हम टोटली उसको कोरोना वैक्सीनेशन पे एक कहते हैं ना कि उस पे इल्जाम लगा दिया, तो ऐसा नहीं हम कह सकते। क्योंकि कोरोना में क्या था कि आइसोलेशन हो गई थी, लोग घरों पे रहते थे, कुछ काम नहीं करते थे, अगर करते भी थे तो वर्क फ्रॉम होम करते रहते थे, पूरा दिन सोते रहना, बेड पे बैठना, खाना पीना फिर से बेड पे, क्योंकि बाहर निकलना तो अलाउड ही नहीं था, तो लाइफस्टाइल पूरा खराब हो गया, खाना पीना पूरा खराब हो गया। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है पीसीओएस को होने के लिए कि आपका लाइफस्टाइल ही खराब है, आपका खाना पीना खराब है। अगर पीसीओएस का ट्रीटमेंट समय रहते ना किया जाए तो क्या ये आगे जाके कैंसर की रूप ले सकता है? जो ये पानी की गांठें होती हैं, इसमें एक बहुत एक रेयर कंडीशन आ जाती है कि उसको कैंसर हो जाए, लेकिन जब पीसीओएस हो गया, उसको बहुत ज्यादा वो क्रिटिकल कंडीशन बन गई है, एक क्रॉनिक एंडोक्राइनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बन गया है वो, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हम यूट्राइन गांठ की बात कर रहे थे, फिब्रॉइड की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है कि जब उसको पीरियड्स नहीं आएंगे, वो लाइनिंग अंदर जाके इकट्ठी होती रहेगी, जो हमारी एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो एंडोमेट्रियल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये इसके बहुत ज्यादा रेयर
हायर चांसेस रहते हैं। तो भी मैंने आपको बोला कि जब पानी की गांठ हो गई या फिर पीसीओएस हो गया तो वो एक मैनेजेबल कंडीशन है, उसको हमें टाइम रहते मैनेज कर लेना चाहिए। पर नॉर्मली हमने ऐसा देखा है कि जब कोई भी गांठ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, सिस्ट बड़ी हो जाती है, तो नॉर्मली एलोपैथिक डॉक्टर्स पे जाते हैं, सर्जन पे जाते हैं, तो इमीडिएटली कहते हैं कि बच्चेदानी को ही रिमूव कर देना चाहिए। तो ये कितने हद तक सही है बात, और इसमें लोगों को क्या करना चाहिए? जब आप सुनोगे कि मुझे गांठ है तो वो एक हमारे ना दिमाग में फोबिया बन जाता है, एक ह्यूमन नेचर है कि वो डर जाता है कि मेरे को गांठ हो गई, अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो मुझे ऑपरेट के लिए बोलेगा। लेकिन वही है एक डिफरेंस कि अगर वो पानी की गांठ है तो वो एक मैनेजेबल कंडीशन है। ऑब्वियसली अगर हम फिब्रॉइड की बात करते हैं, जैसे हमने पहले करी थी कि आपके बच्चेदानी में गांठ हो गई है, तो वो डिपेंड करता है उसके साइज पे। अगर तो वो छोटी है तब तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, या फिर जो हम उसके सिम्टम्स हैं उसको क्योर कर सकते हैं। पूरा उसको क्योर करना भी हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन अगर उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, उसको बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो ऑब्वियसली उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि अगर हिस्टेक्टमी करनी है तो ऑब्वियसली वी कैन डू दैट। तो आज के पॉडकास्ट में आपने जाना कि पीसीओएस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसे बहुत टाइम रहते हमें ध्यान देके ट्रीट जरूर करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके एक ये बड़ी समस्या बन सकती है। तो इस बीमारी से जुड़े अगर आप कोई नेचुरल सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में पीसीओएस लिखें।